बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की जिल्द अव्वल, इसका हिस्सा जब ज़कोई सुल्तान अय्यूबी के खैमे में गई, तीसरा पार्ट पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारहा मशलों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मुसंद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। इसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी और इस तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर इस खैमे के गिर्द महाफज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सफियान वहां महाफज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हदायत दे रहा था। उस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखरा नजर आया। उसके जिस्म से ऐसे अतर की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी जिसमें सहर का तासर था। उसने बाल उरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माल भूरे बाल जाहदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि इसके जिस्म के तमाम नशीब फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सम अध खिली कली की मानद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्म हुस्न का शायद असर ना हो, अपनी जुबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी ना बन जाना। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लोपेत्रा ने सेंडर्स जैसे मर्दे आहन को अपने हुस्न जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपेत्रा तुमसे ज्यादा हसीन नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपेत्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं होती। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया, मशलें जल उठीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसरो चशम खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़ों के टापुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। घोड़े जब मशलों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। सिर्फ हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों तरफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरे सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और अपने घोड़े पर डालकर
ले जा रहा था। हजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी सुनाई नहीं देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घुड़सवार आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए। उसके बाद शूतर सवार आए, फिर घोड़सवारों और शूतर सवारों ने सवारी के मुतअद्दिद करतब दिखाए। उसके बाद तेगजनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए, जिनमें कई एक सिपाही जख्मी भी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शजाअत और बेखौफी के इन मुजाहरों और मुकाबलों में जज़ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजर्बाकार सालार को सबकदोश करने की बजाय सुधार कर राहे हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आया था कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि इसके सिपाही और कमानदार शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो देखना चाहता था कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाहसवारी और तेगजनी वगैरह के मुकाबलों और मुजाहरों में तो ये फौज अस्करी और जंगी मियार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजी, बिला नोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हजूम बनकर रह गई। खाने का इंतजाम वसी और इस मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे, ऊंटों की सालम राने और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, गटागट शराब चढ़ाने लगे और मार कराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासर नहीं था जो ये जाहिर करता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में कहा, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने इनके मुजाहरे देखे हैं, इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में ये जिस जांबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगी। आप इनकी बदतमीजी को ना देखें, ये आपके इशारे पर जानें कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूं ताकि मरने से पहले दुनिया रंगोबू से पूरा पूरा लुत्फ उठा ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी ना कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सोडानी अस्करी शराब और हंगामाराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूं कि इनमें किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माले गनीमत लूटेगी और मफतू की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेगी। इसका इलाज ये है, अली बिन सफियान ने कहा, कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है इन्हें नाजी के 50,000 सूडानी लश्कर में मुदगम कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र ना करना। अली बिन सुफियान में यही वसफ था कि दूसरों के दिलों की राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशलें रोशन हो गईं। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं जिसमें इनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास नहायत बारीक चुगा सा था जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खिले हुए थे और इसी रेशम का वो हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न
और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उड़ियां थे, वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे, वो हवा की लहरों की मानद आ रही थी। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकीं। सबके बाल सिरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने इन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। दो सियाफाम द्यो हैकल हबशी, जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। सात पैरों की बीन की धुन बजने लगी। हबशी मस्त सांडों की तरह फंकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। इसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो इसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर इसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रकासा नहीं और ये असमत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्फाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स व सरूद की इजाज़त इसलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम, नाजी ने खसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावते गुनाह नहीं। ये एक बासमत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए इसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उड़ियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं इसे इस वादे पर यहां लाया हूं कि आप इसे शर्फे बाजियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशा वराना तासर नहीं, खुद स्पुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खेमे में आने की इजाजत दे दें। थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझे जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ हासिल किया था। नाजी ने नहायत पुरअसर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की है जिसे उसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाअस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़कोई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बाल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मतलब कोई नहीं बता सकता कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बपा किए जा रहे थे, वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निसफ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खैमे में दाखिल हुआ
जो नाजी ने उनके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानंद थी और अंदर की फिजा अतरबेज थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूं। भेज दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हर्न की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशलें रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदोपेश को अच्छी तरह देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कोई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तोबा शिकन था। उसमें वो उड़ियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़कोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? सलार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़कोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी ख्वाबगाह में एक रकासा को बुला सकता है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से तल्लक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शेषोपंज में पड़ गया। सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि इनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर इन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उससे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ राया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रुब जमाता है। इनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे बैठा मसरत से झूम रहा था। उसके सामने इसका नायब सालार ओरोश बैठा था। उसने नाजी से कहा, इसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहका लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे। ओरोश ने कहा, ज़कोई इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशैन के कभी वहमो गुमान में भी नहीं आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर ओरोश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से निकले। नाजी के खेमे जाने की बजाय वह दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे ले गया। बहुत देर बाद वो इस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को देख चुका था। ज़कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी के ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है। ओरोश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई। वो अब आएगी भी नहीं। ओरोश ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा।
ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या यह नहीं हो सकता कि मीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? औरोश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार पेशावर भी है, धोखा भी दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़कोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या है? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़कोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? इसने जमीन पर पांव का ठुड मारकर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और ज़बान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है। और उसने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़कोई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं है। मेरे मतलब कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़कोई ने जवाब दिया। पूछता था, नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको इत्मीनान करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ। मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बासमत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खोलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उड़िया था। नाजी ने जोश मसरत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया और ओश ज़कोई को खराजे तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खेमे से निकल गया। सहरा की इस पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ था। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ इसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और औरोश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का महाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सरागर सा और जासूस अली बिन सफियान और ज़कोई, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़या के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रवैया खड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफ़ात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को ईड़ लगा दी। उसके पीछे उसके महाफिज और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। अली बिन सफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेतमनानी पाई गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हूं। कैसी मायूसी? अली बिन सफियान ने पूछा। मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है तो हमें उससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगज़ीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खेमे के रकासा गई थी। अली बिन सफियान ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई तल्लक नहीं था। ये क्या था अभी नहीं बताऊंगा।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रकासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जांबाजों को किसी शक में ना पड़ने दो और किसी से जिक्र तक ना हो कि रात क्या हुआ था। अली बिन सफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमिन हो गया और उसने अपने दस्ते के तमाम शकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इतला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारुग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हक लाने के लहजे में कहा, काबिल एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी महाफज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की इस फौज में मुदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ सरफ करके और बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मुदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका है कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आली मुकाम, नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी ने कहा कि मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हुल्लड़बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हों। लेकिन आलीजा, नाजी ने कहा, मैंने हजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को इसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिलत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में से इस मुदगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, कोई सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर अली मरतब ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो, जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ, अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवर, सामान्य खुर्दोनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी कुछ कहना चाहता था लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से बाहर निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़ुकोई को मेरे मिस्र ने रात भर का शर्फ बाजियाबी बख्शा है। ज़ुकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। इसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था लेकिन नाजी पहले रोज से ही ऐसे अपने साथ रखने लगा था। इसे जरा सी देर के लिए भी हरम से नहीं जाने देता था जहां इसकी दलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़ुकोई को उसने अलग कमरा दिया था। इन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी से सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएं ये देखकर जल भुन गई थी कि ज़ुकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़ुकोई को ठिकाने लगाने का सोचती रहती थी। अब उन्होंने देखा कि ज़ुकोई को मीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि इसे रात भर अपने खेमे में रखा है तो वो पागल सी हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कर आए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़ुकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे नामो कराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगे अनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। यह मुलाजमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सलार की रहायशगाह में जाकर ज़ुकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महाल देकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए।
उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी, हो सकता है कोई मौका जल्द निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशीशैन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार है। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, ज़कोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गर्ज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले कौन कौन लोग हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबार को अंदर बुलाकर कहा कि औरश को बुलाया लाए। उसका हमराज और नायब औरश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई बात नहीं सुना रहा था। औरश के साथ वो सलाहुद्दीन यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई। उसने औरश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। औरश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकम और बहीख्वाह नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? औरश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर फौज कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पियंबर तैयार करो, इन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे।